Hello everyone and जय हिंद to all of you and welcome back again on this Political Science Net Achievers YouTube channel। आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में हम देखेंगे जून 2013 में जो पेपर सेकंड आया था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इस सीरीज़ में हम बात करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें जिसमें हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उठाया हुआ है और हम वन बाय वन सभी जितने भी आज तक नेट के पेपर हुए हैं 2012 से आगे उस सब में हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जिसमें मुख्यतः सबसे पहले हमने लिए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ऑलरेडी 2012 के डिस्कस कर लिए हैं, 2013 जून का जो थर्ड पेपर वो भी हमने डिस्कस कर लिया है और अब सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो लिंक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दे दूंगा, एक बार उनको भी आप चेक कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से चल पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था तेहरान डिक्लेरेशन को लेकर, जो 1943 की 1 दिसंबर 1943 की तेहरान डिक्लेरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि तेहरान डिक्लेरेशन जो तेहरान जो उद्घोषणा हुई थी, ठीक है, इसमें किसकी योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो पीस कीपिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका मेन आंसर भी है कि पीस कीपिंग, शांति कायम करने की योजना जो है बनाई गई है तेहरान डिक्लेरेशन के अंतर्गत। और ये डिक्लेरेशन जो है कहाँ कब ली गई थी? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को एक बैठक होती है। ठीक है, जिसमें ये बैठक कहाँ होती है? सोवियत यूनियन एम्बेसी में। ठीक है, जिसमें दुनिया के दिग्गज 3 नेता जैसे जोसेफ स्टालिन हो गए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो गए और विंस्टन चर्चिल हो गए। ठीक है, इन तीनों ने जो है इस बैठक में हिस्सा लिया था, जो कहाँ पे हुई थी? सोवियत यूनियन एम्बेसी में हुई थी। और इस बैठक में उन्होंने कहीं ना कहीं शांति को कायम करने के लिए जो है एक योजना बनाई थी। ठीक है, और पूरी तरीके से शांति कायम करने की योजना बनाई थी और दृढ़ संकल्प लिया था शांति को कायम करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सबसे पहला जो ऑलरेडी यही क्वेश्चन है कि तेहरान डिक्लेरेशन में जो किसकी योजना बनाई गई थी? पीस कीपिंग, सबसे पहला। दूसरी बात कि तेहरान डिक्लेरेशन कब हुई थी? तो देखिए 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को। ठीक है, और तीसरी बात कि किन तेहरान डिक्लेरेशन में कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था? तो जोसेफ स्टालिन हो गए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो गए, विंस्टन चर्चिल हो गए। और चौथा क्वेश्चन कि तेहरान डिक्लेरेशन कहाँ पे हेल्ड की गई थी? ठीक है, तो ये सोवियत यूनियन एम्बेसी में। तो 4 क्वेश्चन और 4 आंसर यहाँ पे आपके बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आपने इसी तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन? फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, इस टर्म को जो है किसने यूज़ किया है? तो वह है डेविड मिट्रेनी। ठीक है, डेविड मिट्रेनी ने फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन दी है। और अगर इनकी बात करें तो ये रोमानियन बॉर्न है। ठीक है, मतलब इनका जन्म जो कहाँ पे हुआ है? रोमानिया में हुआ है। और नेचुरलाइज्ड मीन जो नेचुरल तरीके से इन्होंने जो है ब्रिटिश जो एक सिटीजनशिप ली है। ठीक है, और उसके बाद ये जो नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश स्कॉलर हैं, ठीक है, हिस्टोरियन है और एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। तो आपने इनके संदर्भ में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इन्होंने जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन दी है। ठीक है, केपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को किन 2 देशों के बीच में शासकीय मंजूरी कब? अक्टूबर 2010 में दी गई थी। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही एग्रीमेंट होता है, हो सकता है ये कई देशों के साथ, जैसे भारत का चाइना के साथ भी हुआ होगा, साउथ कोरिया के साथ भी हुआ है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जो है जो अक्टूबर 2010 में, ठीक है, उसमें किन 2 देशों के बीच जो शासकीय मंजूरी जो है दी गई है? ठीक है, तो वो इंडिया और जापान। ठीक है, जो 25 अक्टूबर 2010 को ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, और इन्हीं 2 देशों के बीच में जो एक शासकीय मंजूरी दी गई है। ठीक है, किसको? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि युद्ध के गैर राजकीय आयाम को और क्या कहते हैं? ठीक है, युद्ध के गैर राजकीय आयाम को और किस चीज़ से जाना जाता है? ये उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। ठीक है, पोस्ट वेस्टफेलियन वारफेयर। देखिए वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि वेस्टफेलियन ट्रीटी कब आई थी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच करने के लिए पूछा ही जाता है आपको, किसी न किसी पेपर में वेस्टफेलियन ट्रीटी से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी न किसी तरीके से। तो जो वेस्टफेलिया की संधि है ये क्या करती है? राष्ट्र राज्यों में अपनी सीमाओं के भीतर
आबादी पर संप्रभुसत्ता देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद ही जो है उभर कर सामने आया है। तो वेस्टफेलिया की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब ये आई है ट्रीटी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्र राज्यों में जो है अपनी सीमाओं के भीतर आबादी पर संप्रभुसत्ता दी जाती है। इसमें जो भी नेशन स्टेट है उनको वो अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जो है सॉवरेन माने जाते हैं। ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात ये व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, और युद्ध के गैर राजकीय आयाम को और किस नाम से हम जानते हैं, वो है उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध, मींस पोस्ट वेस्टफेलियन वारफेयर। तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपकी, मैंने कहा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ के बारे में कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी आप उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, असर्शन है यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। मींस जो सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो मानना ही पड़ेगा, तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना ही पड़ता है। मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है सुरक्षा परिषद ने, ठीक है, अब उस डिसीजन को कैसे पारित किया जाता है। सुरक्षा परिषद के कितने मेंबर हैं, 15। ठीक है, उसमें से 5 परमानेंट है और 10 जो है ये टेम्परेरी है। तो आपने क्या करना है, एक तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से वो 5 परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में वो मुझे बताना है। और दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, उन 15 में से जो है 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5, यही जो हम परमानेंट मेंबर की बात करें, ठीक है, 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है उनके द्वारा, क्योंकि देखिए इन 5 स्थायी सदस्यों को जो है सुरक्षा परिषद के समक्ष इसके समस्त निर्णयों पर वीटो पावर होता है। ठीक है, रीजन क्या है कि इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों पर वीटो पावर होता है। मींस वीटो पावर रहती है 5 जो स्थायी सदस्य हैं, जो मैंने बताया कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन से 5 वो परमानेंट मेंबर है जिनके पास क्या है, वीटो पावर भी है। ठीक है, जब तक अगर इनमें से एक देश भी अगर उस पर्टिकुलर निर्णय को जो है रद्द कर देता है तो वो निर्णय लागू नहीं होगा। वो निर्णय तभी लागू होगा जब इन 5 स्थायी सदस्यों का जो है एक सहमति होगी। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य उस चीज़ को स्वीकृति दे देंगे तो ही ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर एक भी मेंबर उसको उस निर्णय से असहमत है तो वो निर्णय लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट उसमें जो असर्शन में जो जिक्र किया गया उसी से रिलेटेड जिक्र जो है सेकंड में भी किया गया, रीजन में भी किया गया। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए रहेगा कि बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों सही है और जो आर है रीज़न है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इस तरह से रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेट 1 को सही तरीके से इंटरप्रेट करती है। ठीक है, कि अगर 5 स्थायी सदस्यों की जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अगर उन्होंने किसी निर्णय पे अगर एक ने भी वीटो पावर लगा दी तो वो लागू नहीं होगा। अतः 5 का जो है कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एक सहमति होनी ज़रूरी है उस पर्टिकुलर निर्णय के लिए, तभी वो निर्णय लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट बुक पूछी गई है। ठीक है, स्टेबल पीस, हु रोट द बुक स्टेबल पीस, तो ये केनिथ बोल्डिंग ने बुक लिखी है। ठीक है, स्टेबल पीस, और अपनी इस पुस्तक में केनिथ बोल्डिंग कहते हैं कि स्थिर शांति इनकी बुक का जो नाम है। इसमें केनिथ बोल्डिंग ने लिखा है कि शांति राष्ट्रों व समुदायों में विभाजित है। ठीक है, शांति राष्ट्रों और समुदायों में विभाजित है। केनिथ बोल्डिंग ने स्थिर शांति से अस्थिर शांति के बीच स्थायी युद्ध के निरंतरता की कल्पना की है। ठीक है, तो ये बुक किसकी है, केनिथ बोल्डिंग की है, जिसमें केनिथ बोल्डिंग ये मानते हैं कि शांति को स्थापित करने के लिए किसी बहुत बड़े रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कि आपके बीच मान लीजिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं होती शांति को स्थापित करने के लिए, बल्कि शांति की स्थापना के लिए सिर्फ यही चीज़ काफ़ी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके बीच में कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके कितने भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जब आप उन चीज़ों को इमेजिन करेंगे तो अपने आप शांति जो है स्थिर हो जाएगी, अपने आप जो है शांति कायम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से केनिथ बोल्डिंग ये बात करते हैं अपनी बुक स्टेबल पीस में। ठीक है, आप ईयर बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बुक जो है किस ईयर में आई है। ठीक है, कौन से साल में ये बुक आई है, स्टेबल पीस केनिथ बोल्डिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए ये लगातार दूसरे साल जो है रिवाइज हो ये क्वेश्चन, मींस जो हमने 2012 के क्वेश्चंस पेपर की हमने बात की उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और अभी हम 13 की बात करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें देखिए डायरेक्ट मार्टिन वाइट का पूछा गया था कि मार्टिन वाइट ने किन 3 विचारधाराओं का इस्तेमाल किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट विचारधाराएं दी और यहाँ पे नाम पूछा था, ठीक है, कि किसने इन विचारधाराओं का इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद, मीन्स रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म, ठीक है, इसके संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है, ठीक है। तो मार्टिन वाइट आपको पता ही है, ठीक है। आरआरआर में परसों भी आपको बता ही रहा था जब मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला है, तो आरआरआर, ठीक है, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म, मार्टिन वाइट ने जो अपनी बुक पावर पॉलिटिक्स में जो इन सारे शब्दों को यूज़ किया है, इन विचारधाराओं को यूज़ किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए कि इंपॉर्टेंट लगा है क्वेश्चन। अब पूछने का तरीका देखिए यहाँ पे इनका कि एक साल में ये क्या करते हैं, विचारधाराएं पूछ रहे हैं, ठीक है, कि मार्टिन वाइट ने किन विचारधाराओं का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वो ये है, या किन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है, तो वो है रियलिज्म, रेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म। अब इस बार इन्होंने ठीक एक साल बाद, मीन्स 2012 के बाद 2013 में इन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा, विचारधाराएं दे दी ऊपर और नीचे नाम पूछा है कि किस थिंकर ने जो है इन विचारधाराओं का इस्तेमाल किया, रियलिज्म, रेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनिज्म, तो वो मार्टिन वाइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, या बार बार आप देखिए इसको, एक बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से फिर से पूछा गया है। देखिए कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1441, ठीक है, प्रस्ताव संख्या 1441 जो कि नवंबर 2002 में, ठीक है, ये प्रस्ताव लाया गया था, उसका संबंध किससे है, कौन सी घटना से जो है इस प्रस्ताव का जो संबंध है, ठीक है। तो जो रेजोल्यूशन था ये रेजोल्यूशन था ऑन इराक, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑन इराक पर ये प्रस्ताव जो जिसमें ये कहा गया था कि सद्दाम हुसैन संयुक्त राष्ट्र संघ निरीक्षक दल को अपने जनसंहार हथियारों का विवरण नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ठीक है। इसमें ये इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि अगर इराक के जो राष्ट्रपति है सद्दाम हुसैन, ठीक है, अगर वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ एक निरीक्षक दल भेजा जाएगा, ठीक है, अगर वो अपने जनसंहार हथियारों का विवरण नहीं देते तो सद्दाम हुसैन और इराक को जो उसके गंभीर परिणाम जो है भुगतने होंगे, ठीक है। ये प्रस्ताव कब लाया गया था, 8 नवंबर 2002 को जो है ये पारित किया गया था, ठीक है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया था, ठीक है। तो ये है सारी कहानी इसके पीछे, ठीक है। जो प्रस्ताव संख्या जो 1441 जो 8 नवंबर 2002 को जो है पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका संबंध हमने देखा किससे है, इराक और सद्दाम हुसैन से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्टन काप्लान्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। एक बात आप ये याद रखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच को किसने यूज़ किया है, मॉर्टन काप्लान ने किया। पॉलिटिकल साइंस में अगर पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले जो व्यवस्था उपागम है या सिस्टम अप्रोच है उसको किसने इस्तेमाल किया है, तो वो डेविड ईस्टन है, ठीक है। तो देखिए मॉर्टन काप्लान ने जो 6 तरह के सिस्टम की यहाँ पे बात की है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस पूछा गया था इसमें कि सीक्वेंस वाइज आप बताइए कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। 6 सिस्टम तो उन्होंने बता दिए, ठीक है। अब हमने इसको सीक्वेंस वाइज करना होता था, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस तरह से आया था, 4 ऑप्शन आए थे जिसमें हम ऊपर नीचे उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे एक साथ ही सीक्वेंस में सारे दे दिए, आपको ये सारे इसी तरीके से याद रखने हैं और ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो सबसे पहला है वो है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, शक्ति संतुलन व्यवस्था। दूसरा है लूज बाइपोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइट बाइपोलर सिस्टम आता है। चौथा यूनिवर्सल सिस्टम आता है। पांचवा हायरार्किकल सिस्टम आता है और छठा द यूनिट वीटो सिस्टम आता है, ठीक है। देखिए बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूरोप के संदर्भ में बात की है, जो 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोप में जो कुछ ग्रेट पावर्स थी, ठीक है, कि किस तरीके से वो लोग एक दूसरे पे जो है कहीं ना कहीं एक अपने एक दूसरे की पावर्स को जो बैलेंस में रखते थे। अगर कोई एक नेशन है, ठीक है, वो जो है दूसरे देशों से आगे बढ़ने की कोशिश करता तो बाकी के देश जो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो उनसे आगे ना बढ़े, ज़्यादा पावरफुल ना हो उन देशों से, ठीक है। तो ऐसे में लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट, संधियाँ या समझौते, ट्रीटीज़ के द्वारा जो अपनी एक दूसरे की पावर्स को जो है बढ़ाने
की कोशिश करते रहते थे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक उसमें पावर बैलेंस में रखते थे। ठीक है, तो ये था बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। लेकिन जब बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम टूटता है तो एक बाईपोलर सिस्टम आता है। ठीक है, जिसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक तो होता है लूज बाईपोलर सिस्टम और एक होता है द टाइट बाईपोलर सिस्टम। ठीक है, जो उन्होंने सेकंड और थर्ड सिस्टम भी बताया। तो लूज बाइपोलर सिस्टम में क्या होता है, लूज बाइपोलर सिस्टम में दो तरह के ध्रुवों में जो है पूरे समस्त विश्व के जो देश है वो बांटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और टाइट, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ और भी इनके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अस्तित्व में आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो टाइट बाइपोलर सिस्टम है उसमें और अन्य ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम नाम की बात कर रहे थे। ठीक है जी, जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे दो ध्रुवों में पूरे समस्त विश्व के देश बांटने लगे तो एक तीसरा धड़ा भी आया जिसको हमने नाम कहा। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें कि बहुत सारे देशों ने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, कि वो ना तो एक ध्रुव में जाएंगे ना दूसरे, बल्कि वो नॉन अलाइंड रहेंगे उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन जब टाइट बाइपोलर सिस्टम की बात की जाती है तो उसमें उस तरह का कोई सिस्टम नहीं आता, बल्कि सिर्फ दो ही महाशक्ति उभर कर सामने आती है जिनके अंतर्गत जो दुनिया के समस्त देश एक दूसरे के को जो बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उन देशों में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहते हैं। उसके बाद आता है द यूनिवर्सल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक सार्वभौम व्यवस्था है। ठीक है, इसमें एक सार्वभौम कार्यकर्ता जो है अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, वही कहीं ना कहीं पूरे विश्व को जो है एक संघात्मक प्रणाली में जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे पूरे विश्व को वो कंट्रोल करता है क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली होता है। उसके बाद हायरार्किकल सिस्टम होता है। इसमें भी सेम ही बात की जाएगी। हायरार्किकल सिस्टम में क्या होगा, एक सुपर पावर जो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, सुपर पावर के एग्जिस्टेंस में आने के बाद वही पूरे वर्ल्ड को जो है कंट्रोल में करती है। ठीक है, दुनिया के तमाम देशों को वही कंट्रोल में करती है। जैसे आज के संदर्भ में अगर बात करें तो आज अमेरिका जो है वर्ल्ड की सुपर पावर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इनकी पांचवी स्टेज है द हायरार्किकल सिस्टम। और उसके बाद जो छठा है द यूनिट वीटो सिस्टम। ठीक है, इकाई निषेधाधिकार। इसमें कहीं ना कहीं एक मल्टीपोलर सिस्टम को दर्शाया जाता है। ठीक है, मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे जो है पावरफुल कंट्रीज़ जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स जो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे यूनिट वीटो सिस्टम को बताया इन्होंने। तो ये सारे इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद रखने। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, फिर लूज टाइट। ठीक है, लूज बाइपोलर सिस्टम एंड टाइट बाइपोलर सिस्टम, देन यूनिवर्सल सिस्टम, देन हायरार्किकल सिस्टम एंड देन द यूनिट वीटो सिस्टम। आपको फिलहाल इसमें सिर्फ यही 2-3 बातें याद रखनी है कि ये सिस्टम किसने दिया था, जो सिस्टम अप्रोच एनालिसिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसने दी है, मॉर्टन का प्लान में। और इन्होंने ये जो दिया है, ठीक है, 6 प्रकार के सिस्टम की बात की तो उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें खासतौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है। बीच की कहानी आपको पता हो ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ मोटे तौर पर याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ बेनिफिशियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट बहुत बारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, कि कौन से सिद्धांत मोरगेंथु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। जो हंस जे मोरगेंथु जिन्होंने रियलिज्म की बात की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना ये बुक कब आई है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ रियलिज्म के कुछ सिद्धांत दिए। ठीक है, यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत दिए इन्होंने, जो मुख्यतः 6 सिद्धांत दिए हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। मीन्स 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 3 उसमें से सही होंगे, गलत आपने निकालना था। पहला था स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में ही राजनीति स्थिर होती है। जो पॉलिटिक्स है वो जो है एक जो स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर कैसा माना गया है यहाँ पे, स्थायी और अपरिवर्तनीय, मीन्स परमानेंट है और उसमें परिवर्तन भी नहीं होता, ऐसा ह्यूमन नेचर, उसी में जो राजनीति स्थिर रहती है। ठीक है, एक तो ये ऑब्वियसली इन्होंने ये कहा है। ठीक है, हंस जे मोरगेंथु ने ये चीज़ भी मानी है। दूसरी कि मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। ठीक है, मानव अस्तित्व में जो स्वहित जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो आधारभूत तत्व है। तभी तो इन्होंने इसमें कहा है कि जो नेशन जो अपना जो इंटरेस्ट है ना उसी को पावर के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा था बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है। जो फॉरेन पॉलिसी का आपका एक अंग है बल प्रयोग, तो ये गलत है। इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके की फोर्स को यूज़ करने की इन्होंने कोई बात नहीं की है। चौथा है राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ओबियसली जो नेशनल पर्टिकुलर किसी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसी को उन्होंने जो है नेशनल पावर के रूप में जो है डिफाइन किया है। तो इन तीनों में से पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है और तीसरा जो है बिल्कुल गलत था। ठीक है, एक बार डिटेल में हम देखते हैं कि कौन कौन से इनके जो 6 सिद्धांत थे।
तो ये है हंस जे मोरगेंथु के 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। ठीक है, आपको ये याद रखने, क्योंकि एक तो हो गया आपके जो 6 आपके जो मॉर्टन कापलान का भी हमने बात की है। ठीक है, और उसके बाद हंस जे मोरगेंथु के भी 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से ये पूछे जाएंगे। सबसे पहला था पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। मीन्स राजनीति क्या है, राजनीति जो है कहीं ना कहीं जो ह्यूमन नेचर के रूट्स हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। ठीक है, कहीं ना कहीं मानवीय स्वभाव में निहित है राजनीति। ठीक है, दूसरा नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म ऑफ नेशनल पावर। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए जो राष्ट्रीय हित है वो राष्ट्रीय पावर के रूप में जो है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तीसरा इंटरेस्ट आर ऑलवेज डायनामिक, मीन्स एक समय पे आपके इंटरेस्ट जो एक तरह के नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार आपके राष्ट्रीय हित जो है बदलते रहते हैं। रियलिज्म में इन्होंने ये बात की है ऑब्वियसली। चौथा एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाई टू द पॉलिटिक्स। जो आप जो एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी जो मॉरल जो नैतिक मूल्य होते हैं ना, इनको जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये इनका मानना था। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को भी क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पे। आइडियलिज्म जैसे उसमें ये मानता है ना, मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता है आइडियलिज्म, तो रियलिज्म उसके विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि आप जो है जो मॉरल जो वैल्यूज़ की बात करते हो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रियलिटी को लेकर चला जाता है। कोई भी पर्टिकुलर नेशन है वो रियलिटी को सामने रखकर जो है कहीं ना कहीं एक्ट और रिएक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन मॉरल एस्पिरेशन ऑफ अ नेशन एंड यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। वही बात आ गई कि जो राष्ट्र होता है उसकी जो नैतिक आकांक्षाएं होती है और जो उसके सार्वभौमिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उन दोनों में जो यहाँ पे अंतर बताया है। ठीक है, अंतर है वही आपके जो आकांक्षाएं हैं और आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन दोनों में अंतर है। इसीलिए तो यहाँ पे कहते हैं कि आपकी आकांक्षा क्या है, नेशनल पावर को गेन करना है, लेकिन आप जो मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं वो डिफरेंट है, इसलिए इनको जो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक जो पर्टिकुलर नेशन की जो अपनी एक एस्पिरेशन होती है, आकांक्षाएं होती है, और यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उन दोनों में यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस माना है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां। और 6th था ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्वायत्तता की यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे 6 प्रिंसिपल्स हैं हंस जे मोरगेंथु के जो रियलिज्म की थ्योरी है। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। फिलहाल इसमें इतना ही था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे जो जून 2013 पेपर 2 के सारे क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करना आपको कैसा लग रहा है और क्या आपके लिए बेनिफिट उसका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। बेस्ट यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, क्योंकि एग्ज़ाम भी निकलने ही वाला है। नेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। ठीक है, जो जून 2022 का है, तो टाइम बहुत कम रह रहा है। आप अपनी तैयारियों को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।